The next session. So welcome to the back to the class. So today we'll see the next answer writing. So the question is evaluate the significance of the 1937 elections under the Government of India Act 1935 and analyze the functioning of Congress ministries. Examine how this experience influenced post-independence democratic government. तो ये एक सवाल है तो इसको हम देखते हैं. So next, the first comes to the introduction. So the 1937 elections conducted under the Government of India Act 1935. So it is marked a watershed movement in India's constitutional and political evolution. तो ये जो 1937 इलेक्शन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर द 1935 एक्ट के तहत जो इस इलेक्शन को करवाया गया था ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था क्योंकि इससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इवोल्यूशन की जो जर्नी थी वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी कि हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं. So next, for the first time, the Indian political parties were given significant administrative authority in provinces and paving the way for responsible government. So it is saying all about that कि जिस तरह से उन्होंने इससे फर्स्ट टाइम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इनका सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक अथॉरिटी मिला था जो कि प्रोविंसेस एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने के लिए जो पहला एक्सपीरियंस इन्हें दी गई थी तो ये इस एक्ट के तहत मिली थी. Then, so description is the Indian National Congress emerged victorious in 7 out of 11 provinces. So reflecting a widespread nationalist support. So इसमें ये इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो 11 प्रोविंसेस जो थे उसमें 7 में 7 प्रोविंसेस में इसका विक्ट्री हुआ था, 7 में विजय हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस. देन द इलेक्शन एक्सपोज्ड ये जो कह रहे हैं जो द इलेक्शन एक्सपोज्ड द लैक of popular appeal of the Muslim League and demonstrated the INC's pan-India presence. तो इसमें इस इलेक्शन में ये एक रास्ता बना दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए rather than मुस्लिम लीग. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था. The Congress ministries functioned from 1937 to 39 and introduced progressive measures such as abolition of untouchability, expansion of education, promotion of khati and agrarian reforms. तो जो 1937 से 1935 39 तक क्योंकि 39 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए स्टार्ट हो गया था तो उसके उस वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था. लेकिन जो 1937 से लेकर 39 तक इन्होंने कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो थे हमारे जो इसके लिए काम किया था तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ खती. तो इन सारे बहुत सारे रिफॉर्म को लाया गया. नेक्स्ट पॉइंट तो थोड़ा यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग तो नहीं थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम है इसमें जो राइटिंग है थोड़ा एडजस्ट करना होगा. तो इसमें कह रहा है कि डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑन ऑटोनॉमी स्पेशली इन डिफेंस एंड फाइनेंस. सो इसमें कह रहा है डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑन ऑटोनॉमी स्पेशली इन डिफेंस एंड फाइनेंस these ministries provided a glimpse into self-government and revealed Congress administrative capacity. तो ये पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि
इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशन, जो डिफेंस और फाइनेंस था उसमें तो हमें ऑटोनॉमी नहीं मिली थी, लेकिन जो अदर गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, ये पहली बार ब्रिटिश को ये फील हुआ कि नहीं, कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। नेक्स्ट, however, ideological rift, communal tension, and British interference persisted. So the next, the resignation of Congress, the resignation of Congress ministries in 1939 in protest against India's forced involvement in World War II. तो जो कि मैंने बोला था, ये इंडिया की जो फोर्स्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया को फोर्सफुली ज्वाइन करवाया गया था, तो इसको प्रोटेस्ट करके कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में इन्होंने रिजाइन कर दी थी। Endeavor exposed the inherent flaws in Act of 1935। तो ये सब जो चला था कि ये यहाँ पे कम्युनल रिफ्ट हो रहे थे, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट वहाँ पे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू मुसलमान की थे वो वहाँ पर भी कम्युनल टेंशन थी। तो उसके बाद ब्रिटिश इंटरफेरेंस था। तो और ये इन सब के बावजूद जो 1935 का एक्ट था, इन्होंने जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्होंने इसमें ये भी बताया कि इसका फ्लॉ क्या है, इसका क्या जो ड्रॉबैक है, उसके बाद इसको ठीक करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, सो कंफ्यूजन, the like conclusion, in 1937 elections were significant as they marked the first taste of democratic governance for Indians. So इसमें ये कहा जा रहा है कि 1937 की जो इलेक्शन हुआ था, it was the first taste for the democratic governance, क्योंकि हम जो अपने हाथों पे सरकार चलाना था कि हम इसको चला पाएंगे या नहीं, इसका एक बहुत बड़ा डाउट हम पर रखा गया था। तो इससे क्लियर हो गया था कि नहीं, हम हमारी कैपेसिटी के साथ हम गवर्नमेंट को चला सकते हैं। The experience helped Congress leaders understand the complexities of administration and the importance of balancing reform with pragmatism। तो जो कांग्रेस मिनिस्टर थे उसमें उन्होंने ये समझ लिया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बैलेंसिंग रिफॉर्म की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, द फॉर्मेटिव एक्सपोजर शेप्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस। तो ये जो कह रहा है कि जो ये एक्सपोज मिला था, इसने बहुत मदद किया था जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो ये इलेक्शन हमें बहुत ज़्यादा मदद किया था, उसमें एक तरह की रोल निभा दी थी। With Congress adopting a parliamentary democratic model, federal structure and emphasis on inclusive development। तो इसमें ये सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मेटिव एक्सपोजर, ये जो एक्सपोज मिला था हमें, इट शेप्ड द पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस विथ adopting Congress adopting a parliamentary democratic model, federal structure and emphasis on inclusive development। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ये एक इकोनॉमी का सवाल है। सो रिजिड एक्सपेंडिचर कंट्रोल डाइल्यूट द डिमांड ड्रिवन डिजाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। So analyze this statement, examine how the current capital disrupt the MNREGA implementation architecture। क्योंकि ये इसमें ये सवाल पूछ रहा है कि अभी जो MNREGA implementation हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो फंड से MNREGA के बाद बहुत सी बातें यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि MNREGA को अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो इतना एम्फासाइज कर नहीं रहा है शायद, तो इसलिए उसके ऊपर ये सवाल है। So introduction is employment guarantee schemes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) are premised on a demand-driven model offering rural household
द लीगल राइट टू 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क एनुअली। तो जो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये नरेगा एक्ट ये डिमांड ड्रिवन एक मॉडल है। तो इसको इसका जो मेन पर्पज है इसका ये ऑफरिंग रूरल हाउस होल्ड लीगल राइट टू 100 days ऑफ वर्क एनुअली। तो साल में 100 दिन का काम ये प्रोवाइड करने के लिए इसे बनाया गया था। तो दिस डिजाइन इंश्योर employment as a right, not charity. However, this design ensure employment as a right, not charity. However, rigid expenditure control through capped budget and financial ceiling undermine this core principle. क्योंकि जो फाइनेंशियल सीलिंग है और रिजिड एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए इतनी अब रिजिड हो जा रहा है, तो ये एक अंडरमाइन इसकी जो कोर प्रिंसिपल है ये इसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। तो मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन सप्लाई ड्रिवन, क्योंकि डिमांड ड्रिवन का यहाँ पे जो डिमांड ड्रिवन और सप्लाई ड्रिवन मतलब सप्लाई मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल है, ये कह रहा है कि सप्लाई ड्रिवन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम पैसे दे रहे हैं तभी ये नरेगा स्कीम आगे बढ़ पा रहा है। जबकि नरेगा को बनाया गया था इसको जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी मतलब जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तब सरकार को पैसा देना पड़ेगा, इस तरह से इसे बनाया गया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं जब हम पैसे देंगे तो ये आगे चल पाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि सप्लाई ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन। Then the description. So the statutory nature of MNREGA implies that every rural household requesting work must be provided employment within 15 days, failing which employment allowance must be paid. तो ये इस पॉइंट में ये सीधा साधा कह रहा है कि ये जो नेचर था स्टैट्यूटरी नेचर इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्कीम का जो नेचर ही है इसलिए बनाया गया था ताकि रूरल हाउस होल्ड जो है वो अगर रिक्वेस्ट करे कि हमें काम चाहिए तो आपको उनकी रिक्वेस्ट आने का एप्लीकेशन आने का 15 डेज के अंदर आपको काम देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस उन्हें देना पड़ेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जो पैसा है अगर काम नहीं दिया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। rigid budgetary allocations. Rigid budgetary allocation, next point. Ignore fluctuations in rural districts, seasonal unemployment and climate-linked uncertainties like droughts or floods, thereby violating the legal right to work. क्योंकि इसमें इस पॉइंट पे यही कहा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो रिजिड बजटरी एलोकेशन हो गया, तो ये रिजिड बजटरी एलोकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो जिस तरह ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इस तरह से मतलब हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक से कि कब क्या हो रहा है, उन्हें सरकार के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हो नहीं पा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट is instead of responding to rising demand in crisis year, capped funding often lead to administrative rationing of work. तो ये जो था हमें बनाया था डिमांड बेस्ड, मतलब जब डिमांड होगी जब भी डिमांड पड़ेगी तो आपको पैसा देके स्कीम आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो कैप्ड फंडिंग है, फंडिंग में इतनी कैप हो रहा है और फंडिंग में इतनी सारी जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम को और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टिंग हो रहा है, मतलब इसको अफेक्ट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव काम को। सो नेक्स्ट इज मोरोवर इम्प्लीमेंटेशन सफर स्ट्रक्चरली panchayats the which are central to identifying demands and implementing works lose autonomy due to unpredictable and delayed fund flows. तो इसमें एक आता है मोरोवर इम्प्लीमेंटेशन सफर स्ट्रक्चरली, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सफर इसलिए कर रहा है क्योंकि जो पंचायत है जो कि सेंट्रल टू आइडेंटिफाइंग, मतलब इसको पंचायत यहाँ पे कॉमा देकर रखा है, मैं लिखा हूँ, तो सेंट्रल टू आइडेंटिफाइंग द डिमांड एंड इम्प्लीमेंटिंग द वर्क। ये डिमांड और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो पंचायत का था, लेकिन वो अपना ऑटोनॉमी इसलिए खो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके पास डिलेड फंड फ्लो हो रहा है। जब उसके पास पैसे है नहीं
तो वो किस तरह से मतलब काम को फिर से इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस पॉइंट में ये कहा जाए। नेक्स्ट इज states delay approvals or reduce work days, fearing fiscal burdens. फिकल बर्डन्स को मतलब अगर हम पैसे की बर्डन ज्यादा हो रहा है तो स्टेट्स क्या कर रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं अप्रूवल देने के लिए। और या बहुत जगह पे क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं काम को। दिन जो है मतलब 100 दिन के बजाय वो 80 दिन कर रहे हैं, 70 दिन कर देते हैं। तो वर्क डेज को भी रिड्यूस कर देते हैं। Wage payment are often delayed, demotivating workers and weakening trust in the scheme management in the scheme. Okay, so इस स्कीम में जो लोग इसलिए डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेज पेमेंट में बहुत डिले हो रहा है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। इसे MIS कहते हैं, MIS शॉर्ट में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये एक सिस्टम है जिस तरह कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसमें डेटा को कलेक्ट करके हम एनालाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इकोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या हो रहा है, बेस्ड अप्रूवल मतलब MIS बेस्ड अप्रूवल एंड फंड फ्लोज, approval and fund flow disconnected from ground realities। क्योंकि हम तो कंप्यूटर पे बैठ के बोल देते हैं, लेकिन ये तो ऐसा ग्राउंड रियलिटी में हो नहीं रहा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमें कह रहा है कि ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटी में सच है या नहीं। सो फर्दर डिसरप्ट एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो इस प्लानिंग को और भी डिसरप्ट कर रहा है। तो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड अप्रूवल एंड फंड फ्लो। So conclusion is to preserve the legal sanctity of MG Narega and ensure its function as an effective rural safety net, fiscal framework must align with the demand-driven mandate। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब डिमांड होगी, डिमांड ड्रिवन मैंडेट के हिसाब से काम करना होगा, ना कि सप्लाई ड्रिवन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, टाइमली एंड नीड बेस्ड फंड एलोकेशन, जो कि डिमांड ड्रिवन मॉडल का सबसे पहला और फॉरमोस्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस टाइमली एंड नीड बेस्ड फंड एलोकेशन along with strengthening local planning capacity are essential to uphold both constitutional rights and inclusive development goals। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थे वो जो कहा गया था, ये एक लोगों को काम देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनका कि काम हमें काम चाहिए तो आप काम दोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल दोनों को मिलाकर अगर हम काम करेंगे तो इसके लिए हमें फंड्स और फ्लेक्सिबिलिटी टाइमली फंड देना होगा और डिमांड ड्रिवन मैंडेट भी इसको करना पड़ेगा। तो ये था उसका कंक्लूजन, सेकंड क्वेश्चन। तो आज के लिए बस